हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए, नए बैचेज जो है हर मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे compete करिए 1000 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे और स्टैंड आउट होइए उनमें से। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा आपको, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पे आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक ही यहाँ पे जगह पे सब कुछ आपको मिलेगा CSIR UGC नेट प्रिपरेशन के लिए। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पे आपको कराया जाता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको ये सारे जो आप पढ़ाए जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। ये जो बैचेस है CSIR के लिए हर मंडे को स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ड्यूरेशन आपको 3 मंथ का भी मिलेगा, 6 मंथ का भी मिलेगा, 12 मंथ का भी मिलेगा और 24 मंथ्स का भी मिलेगा। लाइव क्लासेस होते हैं यहाँ पे। पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए PDF नोट और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं CSIR UGC नेट के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे जाएंगे आप, लिंक का यूज़ करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको अलग अलग कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे आपसे वो भी मांगता है रेफरल कोड, तो वहाँ पे हमारा रेफरल कोड बॉटनी 10 अप्लाई कीजिए और आप जो भी ये फाइनल प्राइसिंग है उस पर आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। और जो है अनअकैडमी ला रहा है आपके लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 10 फरवरी से 10 बजे। इसको जो है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी से आए हुए क्वेश्चन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2008 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस जो भी आए हैं, जितने आए हैं उन सब का आंसर विद द एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन एट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो है आपका CFTRI आप बोल लीजिए इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। ये पूछा है आपसे कहाँ सिचुएटेड है, तो ये आपका मैसूर में सिचुएटेड है। ओके, CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर, a constitute laboratory of Council of Scientific Industries in New Delhi, came into existence during 1950s में ये establish हुआ with a great vision of its founder and a network of inspiring as well as dedicated scientists who had fascination to pursue in-depth research and development in the area of food science and technology। तो ये किससे रिलेटेड है आपका, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए CFTRI क्या है, तो आप हमेशा से ध्यान रखिए ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और ये सिचुएटेड कहाँ है, मैसूर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म है आपका इकोसिस्टम, ये किसने कॉइन किया था? रीटर ने, वुडम ने, टैस्लिन ने, ये वीवर है, क्लीमेंस ने। तो जो टर्म है इसको दिया था आपके टैंसले ने। एंड इकोसिस्टम can be defined as community of living organism interacting with biotic and abiotic और physical environment। अगर आपसे कोई पूछे कि इकोसिस्टम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कम्युनिटी जिसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, जो उनका फिजिकल इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होते हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है उनका, वो पूरा मिला के इकोसिस्टम कहलाता है। और ये जो टर्म है इकोसिस्टम का कॉइन किया था आर्थर टैंसले ने। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, द टर्म इकोलॉजी इज प्रपोज बाय। जो टर्म है इकोलॉजी वो किसने प्रपोज किया था? रीटर, आर मिश्रा, टैंसले और वीबर एंड क्लीमेंट्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर है रीटर ने। जो टर्म एक्चुअली आप देखेंगे तो इकोलॉजी का जो फर्स्ट टर्म है ये कॉइन किया गया था अर्नस्ट हैकेल द्वारा 1868 में, लेकिन इसका फर्स्ट यूज जो है लिटरेचर में इसका क्रेडिट जाता है R.H. रीटर को। ओके, तो रीटर ही आप हमेशा से ऑप्शन लगाएंगे। चौथे पे चलते हैं, द नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो नीरी अगर आपसे पूछे कोई कहाँ पे सिचुएटेड है या नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आप क्या बोलेंगे? नागपुर।
ठीक है। प्रेजेंटली CSIR नीरी इज फंक्शनिंग विद हेडक्वार्टर्स एट नागपुर एंड 5 जोनल इसके लेबोरेटरीज हैं जो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है आपसे एजेंडा 21 जो अर्थ समिट का आउटकम है वो किससे रिलेटेड है। इस ऑप्शन से आपको चूज करना था कि इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर द नेशंस फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन लेवल एट अ सर्टेन लेवल विद इन गिवन टाइम इन 21st century, और is a blueprint for encouraging sustainable development of diversity through social, economic and environmental measures. C is a blueprint for establishing high-tech spatial industrial zones in developing countries to boost their economy and reduce pollution level. D is a blueprint for the development of Pakka house to every BPL family in 21st century. तो आप एजेंडा 21 एक्चुअली रिलेटेड है आपसे, आप देखेंगे एक्चुअली ये रिलेटेड है आपका, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर इनकरेजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है एजेंडा 21। एजेंडा 21 प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट and the statement of principles for the sustainable management of forests were adopted by more than 178 गवर्नमेंट्स एट द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट बोला जाता था। वो वहाँ पे 178 से ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया। जो कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, ये भी पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। तो अर्थ समिट में ये एजेंडा 21 आउटकम था अर्थ समिट का, और ये रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में हेल्ड हुआ था, वहाँ पे हुआ था ये फ्रॉम 3 to 14 जून इन 1992। तो ये भी आप याद रखिएगा एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, ये अर्थ समिट का आउटकम है, प्लस अर्थ समिट कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस ईयर में हुआ था। 6 पे आते हैं, ओजोन डे कब मनाया जाता है, सितंबर 16, अप्रैल 21, दिसंबर 25 या जनवरी 30 को। तो हमेशा से याद रखिए ओजोन डे जो है सितंबर 16 को सेलिब्रेट किया जाता है। September 16 was designated by the United Nations General Assembly as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. This designation had been made on December 19, 2000 in commemoration of the date in 1987 on which nations signed the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. जो ओजोन डे है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था उसके लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये था जो सब्सटेंसेस होते हैं डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर का, उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके याद में ओजोन डे मनाया जाता है। 7th स्कोप डिफाइंड है, स्कोप का आपसे फुल फॉर्म पूछा है, तो स्कोप का फुल फॉर्म क्या होता है, साइंटिफिक कम्युनिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सब है पर कमेटी है, कॉपरेशन है, काउंसिल है, तो यहाँ पे कमेटी होगा। कमेटी है तो किसके लिए है, प्रॉब्लम्स या पोल्यूशन, तो प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट, ओके, नॉट पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंट स्कोप वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 10th मीटिंग में ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस ICSU में, कब, 1969 में। स्कोप्स मेंबर इंक्लूड्स 38 national science academies and research councils and 22 international scientific unions. Scope exists primarily to develop scientific reviews of key environmental issues around the themes of managing societal and natural resources, ecosystem processes and biodiversity, health and environment. आयत पे चलते हैं। एनुअल प्लांट सर्वाइविंग एडवर्स सीजन इन द फॉर्म ऑफ सीड्स आर, बोल रहा है जो एनुअल प्लांट्स होते हैं एडवर्स सीजन में सीड के फॉर्म में वो एडवर्स सीजन को पास करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोफाइट्स, फेनरोफाइट्स, केमीफाइट्स और थीरोफाइट। तो अभी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एनुअल प्लांट जो सीड के फॉर्म में एडवर्स कंडीशंस को पास करते हैं उनको हम थीरोफाइट्स बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि राउंडकेयर अगर आपको याद आ रहे होंगे तो 1934 में उन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर द ग्रोथ पॉइंट इज लोकेटेड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन और लेस फेवरेबल सीजन, प्रोवाइडेड द प्लांट मेंटेन द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव दिस डिफिकल्ट कंडीशन। अब प्लांट ऐसा करता क्यों है, जिसको ग्रोइंग पॉइंट है प्लांट उसको बचा के रखता है, ठीक, एडवर्स कंडीशन में, जिससे वो जो डिफिकल्ट सीजन है, पीरियड है, उसको पास कर सके। अब प्लांट्स में ये जो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो एडवर्स कंडीशन को पास करेंगे, ये अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने ये क्लासीफाई किया था। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑन अर्थ दिस अनफेवरेबल पीरियड कैन बी, फॉर एग्जाम्पल इन द कोल्ड विंटर पीरियड और ड्राई समर पीरियड।
तो ये जो अनफेवरेबल पीरियड है, या आप विंटर पीरियड मान सकते हैं, या ड्राई समर का टाइम, ये सब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं। उन्होंने मेनली 5 भागों में डिवाइड किया था: फेनरोफाइट्स, केमीफाइट्स, सेमी क्रिप्टोफाइट्स, थीरोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स, या जिसे जियोफाइट्स भी बोला जाता है। फेनरोफाइट्स वो थे जिनका ग्रोइंग पॉइंट जो था अनफेवरेबल सीजन में एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर ग्राउंड के ऊपर होता था, जैसे कि ट्रीज, बुशेस और लाइनाज हो गए। देखिए यहाँ पे ए होगा लाइनाज, नॉट लाइन्स। तो ट्रीज, बुशेस पे आप देखेंगे जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं वो 50 सेंटीमीटर के ऊपर रहते हैं अबव ग्राउंड, तो वो फेनरोफाइट्स में आते हैं। केमीफाइट में आप देखेंगे 50 सेंटीमीटर से नीचे रहेंगे, ग्राउंड लेवल पे रहेंगे। बहुत सारे पेरिनियल हर्बेशियस प्लांट्स में आते हैं। हेमिक्रिप्टोफाइट का क्या होता है, उनका ग्रोइंग पॉइंट जो होता है अनफेवरेबल सीजन में अबव रहता है या जस्ट बिलो ग्राउंड रहता है, या तो जस्ट अबव ग्राउंड या तो जस्ट बिलो ग्राउंड रहेगा, उनको हेमिक्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। अब थीरोफाइट्स जो सीड, देखिए ये जो क्वेश्चन में पूछा है आपका, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं जो सीड के फॉर्म में एडवर्स कंडीशंस को पास करते हैं, उनको थीरोफाइट्स में रखते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर थीरोफाइट्स है। अगर आप क्रिप्टोफाइट्स की बात करेंगे तो इनका ग्रोइंग पॉइंट जो होता है अनफेवरेबल सीजन में बिलो द ग्राउंड रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल हुआ क्रॉकस प्लांट हुआ, क्रॉकस सटाइवा, वो उसमें, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9, इन राउंकियस लाइफ फॉर्म ट्यूबरस प्लांट्स आर केप्ट इन। अब ट्यूबरस प्लांट से मतलब आप क्या समझते हैं, जो ट्यूबर्स होते हैं वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ट्यूबर क्या होता है, ज़मीन के अंदर होता है, तो वो कहाँ पे आएगा, किस में आता है आपका, क्रिप्टोफाइट्स में। आपको मैंने वही बताया था, वही सब सारी चीज़ें इसमें है। क्रिप्टो में ज़मीन के नीचे हिडन, ओके। 10th पे आते हैं, द प्लांट विच आर मोस्टली फाउंड इन अरिड जोन एंड हैव देयर बर्ड्स कंप्लीटली हिडन इन द सॉइल एज बल्ब और राइजोम आर नोन एज। तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, वही है फिर, बल्ब या राइजोम के फॉर्म में अगर कोई प्लांट अपना पेरिनेटिंग बॉडी रखता है अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए, तो किस में रखा जाएगा, तो वो किस में आएगा आपका, क्रिप्टोफाइट्स में, ठीक। 11th, इन राउंकियर्स लाइफ फॉर्म द ट्रीज। राउंकियर के लाइफ फॉर्म में ट्री क्या है, थेरोफाइट्स है, फेनरोफाइट्स है, क्रिप्टोफाइट्स है, जियोफाइट्स है। तो मैंने आपको बोला फेनरोफाइट्स में जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं अनफेवरेबल सीजन में वो क्या होते हैं, 25 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल होते हैं, स्टेम्स पे होते हैं, उसमें ट्रीज, बुशेस और लाइनाज आते हैं। तो ट्री किस में आएगा, फेनरोफाइट्स में आएगा। सो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, फेनरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, राउंकियर्स लाइफ फॉर्म क्लासेस ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन। अब कह रहा है ये राउंकियर का लाइफ फॉर्म क्लासेस हैं प्लांट्स का, ये किस पे बेसिस क्या है इनके क्लासिफिकेशन का, पोजीशन ऑफ पेरिनेटिंग ऑर्गन, फोटो पीरियड्स, फ्रीक्वेंसी पैटर्न, एडाप्टेशन अगेंस्ट वाटर स्ट्रेस। तो आप देंगे मैंने आपको अभी बताया जो पोजीशन होता है पेरिनेटिंग ऑर्गन का, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, इसीलिए करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इफ़ द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस इज बर्न। अगर आपने कहीं का वेजिटेशन पूरी तरीके से जला दिया तो इनमें से कौन सबसे पहले, फिर जलने के बाद पूरा वहाँ पे सबसे पहले कौन अपीयर होगा, मॉसेस, लाइकेन्स, लिवरवर्ट और ग्रासेस। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, मॉसेस। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, आप लाइकेन भी लगा सकते थे, लिवरवर्ट मान लीजिए आपका उसमें आ गया, मतलब ब्रायोफाइट में आ गया, पर एक्सप्लेनेशन क्या है, मॉसेस क्यों आएंगे, लाइकेन क्यों नहीं आएंगे। सक्सेशन अगर किसी बैडली बर्न फॉरेस्ट में होता है तो ये सेकेंडरी सक्सेशन में आता है, ठीक। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब पहले से वहाँ पे न्यूट्रिएंट मौजूद है, वहाँ पे पहले प्लांट था, अगर वहाँ पे कुछ नहीं होता, ऐसे बैरन प्लेस होता तो वहाँ पे पहले लाइकेन्स आते, लेकिन ये सेकेंडरी सक्सेशन है, यहाँ पे पहले मॉसेस आएंगे। मॉसेस आर द अमंग फर्स्ट वन टू ग्रो इन सच प्लेसेस विच आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हायर प्लांट लाइक फर्न्स, ग्रासेस एक्सेट्रा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, व्हेन अ फॉरेस्ट दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड अगेन रीऑक्युपाइड बाय हर्ब्स इन द इनिशियल स्टेज, ये किसका एग्जाम्पल है, ओके। तो जब कोई फॉरेस्ट अगर फायर से डिस्ट्रॉय हो जाए और फिर उस पर हर्ब्स वगैरह आ जाए इनिशियल स्टेज पे, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा, अभी मैंने बोला कि सेकेंडरी सक्सेशन का, प्राइमरी सक्सेशन नहीं होगा। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विथ लाइकेन्स, सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट विथ अदर प्लांट्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा है, पर सेकेंडरी सक्सेशन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, प्राइमरी सक्सेशन इज इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट बिगिंस इन एसेंशियली लाइफलेस एरियाज पे जो भी होते हैं, सच एज रीजन्स इन विच देयर इज नो सॉइल, से रॉक्स वगैरह हो गए, वेयर द सॉइल इज इनकैपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ बिकॉज ऑफ रिसेंट लावा फ्लोज, न्यू फॉर्म सैंड ड्यून्स और रॉक लेफ्ट फ्रॉम अ रिट्रीटिंग ग्लेशियर। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, ये टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन
द एवोल्यूशन ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉलोनाइज नहीं रिकोलोनाइज होना अ हैबिटेट आफ्टर अ मेजर डिस्टर्बेंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बाई फायर सच अ डिवास्टेटिंग फ्लड, वाइल्ड फायर, लैंडस्लाइड, लावा फ्लो और ह्यूमन एक्टिविटी इन इकोलॉजी। अब ये तो हो गया प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन का, ये मैं आगे की चीज़ें एलोजेनिक सक्सेशन वगैरह नहीं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी आपसे पूछा है किसने दिया था, क्लीमेंट ने, ओडम ने, टैंसले ने या आर मिश्रा ने। तो आप देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लीमेंट होगा। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दिया था, क्लीमेंट ने। तो पहली बात तो बहुत सारी थ्योरीज हैं क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट के लिए इकोलॉजी में। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी क्या कहता है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थ्योरी ये क्लीमेंट्स ने दिया था, सपोर्ट किया गया था अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा। दिस थ्योरी रिकॉग्नाइजेज ओनली वन क्लाइमेक्स। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो सक्सेशन होता है उसमें लास्ट में एक ही क्लाइमेक्स बनता है, डिटरमाइंड सोली बाय क्लाइमेट। जो डिटरमाइंड किससे होता है, क्लाइमेट से। नो मैटर हाउ ग्रेट द वेराइटी ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन इज एट द स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ सक्सेशन, विदिन अ गिवन एवरी रीजन हैज वन क्लाइमेक्स कम्युनिटी टूवर्ड्स विच ऑल कम्युनिटीज आर डेवलपिंग। ठीक कह रहा है, लास्ट में एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपका बचता है। क्लाइमेक्स इज डिटरमाइंड बाय द रीजनल क्लाइमेट, और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है वो डिटरमाइंड किससे होता है, जो रीजनल आपका क्लाइमेट होगा वहाँ का। द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंसेस इन टोपोग्राफी, parent material of the soil, biotic factor and other factor. The whole area would be covered with uniform plant community, मतलब एक ही जैसे वहाँ पे plant community होंगे। The other community जो वहाँ पर रहेंगे beside the climax community in that area are called as subordinate community, उसे बोला जाता है। तो ये मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का व्यू था। ऐसे ही पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी है जिसे टैंसले ने प्रपोज किया था, पैटर्न हाइपोथेसिस है जिसे व्हिटेकर ने प्रपोज किया था। ओके, अब आते तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। तो 14 तक बता दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछे गए हैं अभी तक, करीब 100 के करीब, 100 से ज़्यादा भी होंगे। तो उन सब वीडियो को मैं कवर करूंगा नेक्स्ट पार्ट में इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।